आज कॉलेज में दोनों का दिन अच्छा खासा खुशगवार गुजरा था। शहवार बहुत खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ महसूस की जा सकती थी। अना गाहे बगाहे उसे खुश देखकर मुस्कुराती रही थी। आज सारा दिन उन्हें अयाज अब्दुल कयूम नजर नहीं आया था। अयाज उसके असाब पर मुसलसल एक खौफ की तरह छाया रहता था, जिसे आज ना देखकर अंदर एक तमानियत का एहसास जागा था। आज दोनों कितने दिनों बाद कैंटीन की तरफ आई थी। ये जगह अयाज और उसके चेलों का मरकज थी, सो शहवार उस तरफ कदम रखने से गुरेज ही करती थी। दोनों ने कैंटीन आकर गर्मा गर्म समोसों के साथ चाय का ऑर्डर किया था। तुम सुनाओ, एहसन भाई की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? मामा और रोशी ही सब देख रही हैं। हाँ, छुट्टी वाले दिन रोशी की हेल्प मैं करा देती हूँ, तो मामा कुछ फ्री हैंड मिल जाता है। ड्रेसेस सारे के सारे मामा के बुटीक से ऑर्डर पर बनवाए गए हैं। हाँ, अभी वेडिंग ड्रेस बाकी है। बाकी तैयारियां भी बस सो हैं। तभी कैंटीन का वर्कर उनका ऑर्डर सर्व कर गया था। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अन्ना और शहवार दोनों ने चौंक कर आने वाली हस्ती को देखा। अच्छी खासी प्यारी लड़की थी। एक अदा से बालों को झटकते उनके करीब टेबल के पास खड़ी इजाजत तलब कर रही थी। सॉरी, आई डोंट नो, हु आर यू? अना ने साफ चटाचट जवाब दिया था। लड़की मुस्कुरा दी, जबकि शहवार खामोशी से लड़की को देख रही थी। कॉलेज में आज से पहले उन्होंने इस लड़की को नहीं देखा था। शफक मुर्तजा, न्यू कमर ऑफ दिस कॉलेज। इस्लामाबाद से माइग्रेट होकर इधर आई हूँ। वो खड़े खड़े ही अपना तारुफ करवा रही थी। असल में सारी टेबल्स फुल हैं, जो चंद एक हैं वो खाली हैं। मैंने सोचा कि अकेले बैठने की बजाय क्यों ना किसी की कंपनी को एंजॉय कर लिया जाए। शक्लो अंदाज से वो खासी मॉडर्न लगी थी। कमाल की ड्रेसिंग और मेकअप का ज़ौक था, मगर उसके बरअक्स गुफ्तगू में बला की शाइस्तगी थी। ओके, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं कहीं भी बैठ जाती हूँ। आप लोग इंजॉय करें। वो पलटी थी। शहवार को अपनी और अना की बद इखलाकी बुरी लगी। सुने, आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। उसके कहने पर मुस्कुराकर बैठ गई थी। थैंक्स। अना ने बड़ी खोजती निगाहों से उसे देखा। आप ये समोसे ले लें। शहवार की इखलाकियात अरूज पर थी। अना ने एक गहरा सांस लिया। वाई नॉट? वो लड़की भी गोया ऑफर की मुंतजिर थी। शहवार की प्लेट से समोसा उठाकर आराम से खाने लगी थी। आप दोनों फ्रेंड्स हैं? बड़ी बेतकल्लुफी से पूछा था। यस, अना ने संजीदगी से कहकर अपनी प्लेट भी उसकी तरफ खिसका दी थी। थैंक्स, मुझे समोसे बहुत पसंद हैं। अना खामोशी से चाय के घूंट लेती उसे देखे गई। आप दोनों ने अपना तारुफ नहीं करवाया। अना के संजीदा चेहरे पर एक मुस्कुराती निगाह डालते उसने फिर शहवार को देखा। हम दोनों फ्रेंड्स हैं, 4th ईयर में हैं। मेरा नाम शहवार सिकंदर है और ये अना वकार अहमद है। शहवार ने सलीके से बताया। वेरी नाइस। आप दोनों की तरह नाम भी बहुत प्यारे हैं। उसने बरमला तारीफ की थी। आप किस ईयर में माइग्रेट होकर आई हैं? अना की संजीदगी में जरा फर्क ना आया था। मैं 2nd ईयर में माइग्रेट होकर आई हूँ। आप मुझसे 2 साल सीनियर हैं ना? उसने कहा तो शहवार ने भी बगौर देखा। लड़की बला की खूबसूरत थी। आप माइग्रेट होकर यहाँ क्यों आई हैं? उसने पूछा तो वो हंस दी। मुझे डॉक्टरी वॉक्टरी से कोई दिलचस्पी नहीं, बस मारे बंधे इसमें दाखला लिया है। 2 साल से 2nd ईयर में टिकी हुई हूँ। फादर का ट्रांसफर इधर हो गया तो पूरी फैमिली को भी यहाँ शिफ्ट होना पड़ा है। मेरे वालिद मेडिसिन की बहुत नामी ग्रामी शख्सियत हैं। वो लड़की बड़ी बातूनी थी। अना ने घड़ी देखी और फिर शहवार को। सर, जैदी का पीरियड शुरू हो रहा है। आज तो प्रेजेंटेशन है ना, और उसके बाद हस्पताल का विजिट। चले, हॉल तक पहुंचते हुए भी 5 मिनट लग जाते हैं। शहवार भी घड़ी देखकर उठ खड़ी हुई थी। ओके शफक, हम चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दोनों उठ खड़ी हुई थी तो वो भी खड़ी हो गई। मी टू। दोनों उससे हाथ मिलाकर हाल की तरफ आ गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है इस लड़की के बारे में? कुछ दूर आने के बाद अना ने पूछा। अच्छी है,
अच्छी ही नहीं, खासी बोल्ड, बातूनी और चालाक भी है। अना ने मुंह बनाया तो शहवार हंस दी। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, खासी मशकूक फितरत रखती हो। पुलिस से मुझे याद आया कि कल वो अयाज क्या बकवास कर रहा था मुस्तफा शाहजेब अली वाले मामले पर, तुमने भी जिक्र नहीं किया। क्या उसके साथ गांव गई थी? अना फौरन याद आने पर पूछ रही थी। अयाज के जिक्र पर शहवार के असाब बुरी तरह चटकने लगे थे। खुदा के लिए अना, अगर वो शख्स आज नहीं आया तो उसका जिक्र करके तो मेरा मूड खराब मत करो। उसने बड़ी खुफगी से उसे घूरा तो वो हंस दी। ओके, नहीं करती उसका जिक्र, मगर ये मुस्तफा शाहजेब अली का क्या जिक्र है? वो बाज ना आई थी। कुछ नहीं, मुस्तफा मुझे और आंटी को लेकर गांव गया था। अंकल को कोई जरूरी काम था वहां, इसी सिलसिले में साथ हमें भी ले गया था, उसने मुख्तसर बताया। तुमने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है? और सर यूसुफ वाले असाइनमेंट का क्या रहा? उसने फौरन बात पलटी थी। उसके बाद हाल पहुंचने तक दोनों इसी टॉपिक को डिस्कस करती रही थी। लेक्चर और विजिट के बाद दोनों इकट्ठी ही गेट तक आई थी। शहवार ने निगाह दोहराई, पार्किंग में उसकी गाड़ी नहीं थी। इसका मतलब था कि अभी उसे ड्राइवर लेने नहीं आया। वो इधर उधर देखती निगाह वापस पलट रही थी। उसकी नजर एक नहायत वजीहा, दराज कामत, सूटिड बूटिड खुशशक्ल नौजवान पर ठहर गई थी, जो उनके पास आकर रुका था और उसे देखते ही अना गड़बड़ाई थी। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले ने बड़ी गर्मजोशी से सलाम किया था। वालेकुम सलाम। उसने पुरशौक नजरों से उसे देखा और फिर घबराई घबराई सी अना को। मैं तुम्हें लेने आया था, वो अना से मुखातिब था। ड्राइवर कहाँ है? आपने भला क्यों जहमत की? अना का अंदाज हनूस वैसा ही था। वलीद ने उसे घूर कर शहवार की तरफ देखा। आप यकीनन शहवार हैं? जी, मगर माजरत चाहती हूँ, मैं शनासाई का ऐसा कोई दावा नहीं कर सकती। आप कौन? अना का इरादा तारुफ करवाने वाला कतई ना था। वो तो आने वाली सूरत हाल का सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वलीद इसको मुसलसल नजरअंदाज करने के बाद अब ये रास्ता अपना रहा था। यकीनन अगला लम्हा उसके लिए खासा मुश्किल था। वलीद ज़िया अहमद, अना का मामूजाद। तारुफ इतना मुकम्मल था कि शहवार को मजीद कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस ना हुई थी। वो अना की सारी फैमिली से गायबाना तौर पर मुतारफ थी। शायद इसी तरह वलीद भी था। अंदाज़ा तो यही बता रहा था। ओह, कैसे हैं आप? रोशी कैसी है? उसने इखलाक निभाया था। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। और रोशी भी। फिर उसने अना की तरफ देखा। ड्राइवर रोशी को लेकर पुप्पो के साथ शॉपिंग के लिए निकला हुआ है। एहसन बिजी था, सो मुझे तुम्हें पिक करने की जहमत उठाना पड़ी। अना के घबराए घबराए अंदाज को नजरअंदाज करते उसने अपनी आमद की वजाहत की थी। ओह, अना ने एक गहरा सांस लिया। क्या ख्याल है, चलें? उसे इसी तरह खड़े देखकर कहा तो वो चौंकी। मुस्कुरा कर सामने देखा तो उलझ गई। पार्किंग में अयाज अब्दुल कयूम की 0 मीटर खड़ी थी। वो आज सारा दिन दिखाई ना दिया था, मगर गाड़ी मौजूद थी। अगर उसने एक दो बार खुद अपनी आंखों से उसे इस गाड़ी से निकलते ना देखा होता तो बात और बात थी, मगर वो कॉलेज में नहीं था। अब शहवार को तन्हा छोड़कर जाने को उसका दिल ना माना। शहवार का ड्राइवर नहीं आया, अभी वो आ जाए तो फिर चलते हैं। आप बेशक गाड़ी में बैठकर इंतजार कर लें। अना के संजीदा अंदाज पर वलीद ने कहा। शहवार भी हमारे साथ आ जाए, हम ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ, आप दोनों जहमत ना करें, ड्राइवर बस आने वाला ही होगा। उसने फौरन इनकार किया था। हमें कतई कोई जहमत नहीं होगी अगर हम ड्रॉप कर देंगे। दूसरी सूरत में हम वेट कर लेते हैं ड्राइवर के आने तक। वलीद ने दोनों को बगौर देखा। अना के अंदाज से वाज़िया हो गया था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और शहवार उनके साथ। ओके, मैं वेट कर लेता हूँ। वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। तुमने ख्वामखा में जहमत की,
शहवार को अच्छा नहीं लगा था। गेट पर खड़े रहना भी मुनासिब ना लगा तो दोनों ने वापस अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। कोई जहमत नहीं, तुम फोन करके अपने ड्राइवर का पता करो, वो कहाँ है, आ रहा है या नहीं, वरना हम ड्रॉप कर देंगे। वो दोनों वापस अंदर चली आई थी। बात माकूल थी और शहवार ने बैग से सेल निकाल कर कॉल मिलाई, जो ड्राइवर ने फौरन पिक कर ली थी। कहाँ हो तुम? मैं कितनी देर से गेट पर खड़ी वेट कर रही हूँ। क्या टाइम भूल गए हो? नहीं बीबी जी, मुस्तफा साहिब ने फोन करके अपने ऑफिस बुला लिया था। आप बस 5 मिनट इंतजार करें, मैं पहुँच रहा हूँ। मुस्तफा ने क्यों बुलवा लिया था? उसे हैरत हुई। बस बीबी जी, वैसे ही बुलवा लिया था, हदायत देने को। साफ लगा था कि वो उसे टाल गया है। अच्छा ठीक है, फौरन पहुंचो, उसने बाहुकम भरे अंदाज में कहते कॉल ड्रॉप कर दी थी। 5 मिनट में पहुंचने का कह रहा है, अन्ना को बताकर उसने मोबाइल फोन बैग में डाला था। हाँ तो अब फरमाइए अना वकार अहमद साहिबा, इतने दिनों तक मुझसे छुपने की नाकाम सी कोशिश के पीछे क्या वजह कार फरमा थी? शहपार को रुखसत करने के बाद वो खुद भी गाड़ी में आ बैठी थी। गाड़ी जैसे ही कॉलेज की हदूद से बाहर निकली, उसने बराह रास्त उससे सवाल किया। अना इस जुमले पर सटपटा कर रह गई थी। कोई वजह नहीं, और मैं क्यों भला छुपने लगी? बस स्टडी में बिजी थी। हाँ तो यही सोच सोच कर मैं हैरान होता रहा। तुम टार्जन की जानशीन, भला क्यों मुझसे डर कर छुपने लगी? पिछले दिनों कोई मसला तो रहा होगा जो मुझसे पहलू तही करने का सबब बना होगा। मैं सोच सोच कर उलझा कि मैंने तुम्हें कभी माजी में ऐसा क्या उधार दे रखा है जिसका तकाजा अब मेरी तरफ से हो रहा है और तुम देने की अहलियत नहीं रखती, और शायद यही बात मुझसे छुपने की वजह बन रही है। बड़े स्वभाव और ठंडे ठार लहजे में वो तंज कर रहा था। अना ने होंठ दांत तले दबाकर किन आंखियों से उसे देखा। बड़ी सुबक हरामी और मुहतात रुई से ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा था। खूबसूरत मर्दाना खदोखाल में तंज की आमेजश थी। उसने गहरे स्याह बाल उसकी कुशादा पिशानी पर बिखरे हुए थे। मजबूत तवाना हाथों की गिरफ्त स्टेयरिंग पर थी। गंदमी खूबसूरत हाथों की रगें नुमाया थी। ये हाथ किसी के गिर्द तहफ्फुज का हिसार बांधते कैसे लगते होंगे? उसके अंदर की शोरीदा सरी ने भौंचाल पैदा कर दिया था। गहरी मकनातीसी आंखें अपने अंदर अजीब मकनातीसियत लिए हुए थी। उसे लगा ये मकनातीसियत उसे अपनी तरफ शिद्दत से खींच रही है। खूबसूरत भरपूर चेहरे की सुर्खी बहुत नुमाया थी। अना को अपना दिल अपनी कनपटियों में धड़कता महसूस हुआ था। ना जाने क्यों वो इस शख्स के सामने इस कदर बेबस हो जाती थी। है आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब, मोहतरमा अना वकार अहमद साहिबा? वही ठंडा मीठा अंदाज जो उसके असाब को अजब खुद फरामोशी की कैफियत में जकड़ लेता था। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? उसने अपने असाब पर काबू पाना चाहा। बेवकूफ नहीं हूं मैं, और ना ही मुझे ओल फोल बकने की आदत है। उसने बुरा मनाते उसे घूरा तो बेइख्तियार अना की हंसी बिखर गई। माय गॉड, मैं कब आपको बेवकूफ कह रही हूँ? माशाल्लाह, आप तो खासे लायक फाइक समझदार हैं। आखिर में शरारती निगाहों से उसे देखा। उसने बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी एक मशहूर और मारूफ होटल की पार्किंग की तरफ मोड़ दी। खैरियत, इधर क्यों चले आए? घर नहीं जाना क्या? मोहतरमा, मेरा मूड किसी बहुत अच्छी जगह बैठकर पेट पूजा करने का हो रहा है। गाड़ी पार्क करके उसने इग्निशन में से गाड़ी की चाबी खींची। मगर हम घर जाकर भी तो लंच कर सकते हैं ना? वो थोड़ा सा झिझकी। घर में आप शायद भूल रही हैं कि सुगरा के अलावा कोई नहीं होगा। पुप्पो और रोशी शॉपिंग के लिए गई हुई हैं, मगर खाने के लिए उसने कुछ ना कुछ तो तैयार किया ही होगा ना। एहसन भाई, जिया मामू और पापा के अलावा ये पहला इत्तेफाक था कि वो किसी और के साथ किसी जगह खाना खाने आई थी। वो इसलिए वलीद से लाख उनसियत लगाओ सही, मगर वो झिझक सी गई थी। नो मोर एक्सक्यूज, प्लीज कम ऑन। वो उतर गया तो वो भी अपना बैग संभालती किताबें और फाइल पिछली सीट पर रख कर निकल आई थी। कदरे पुरसुकून गोशे में टेबल सिलेक्ट करके वलीद ने उसके लिए चेयर खींच कर बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गया था। आज ऑफिस में करने को कोई काम ही नहीं था। लगता है बहुत फारिग होकर आए हैं। इर्द गिर्द का जायजा लेते माहौल को
कंफर्टेबल महसूस करके वो भी ज़रा पुरसुकून हुई थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतना फारिग तो मैं कतई नहीं हूँ। हज़ारों काम तवज्जो के मुंतज़िर थे, मगर ज़रा तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग का काम ज़्यादा अहम था, सो सब छोड़कर सिर्फ इस एक काम के लिए आना ही पड़ा। हैं? मुझे क्या हुआ है? भला मेरी ब्रेन वॉशिंग क्यों करेंगे? उसके संजीदा अंदाज पर फौरन बुरा मनाते उसने मेन्यू कार्ड थाम कर खोल लिया था। वलीद ने बगौर देखा, चादर में बालों की लिट को कान के पीछे अड़सते वो खासी लापरवाही सी लगी। वलीद ने भी कार्ड खोल कर मेन्यू का जायजा लिया। क्या खाओगी? उसने एक सरसरी नज़र कार्ड पर डालते उससे पूछा तो वो कार्ड बंद करके कंधे उचका गई। आप लंच करा रहे हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी खिला दें। वेटर, वलीद के इशारे पर वेटर फौरन हाजिर हुआ था। वलीद ने आर्डर नोट करवाते उससे भी पूछा, चिकन चीज़ खा लोगी ना? अना ने इस बात में सर हिलाया तो वो मजीद एक और आइटम्स लिखवाने के बाद उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ, अब स्टार्ट हो जाओ, खाना सर्व होने तक तुम अपनी बात आराम से कर सकती हो। याद रखना, मुझे टालने की कोशिश करोगी तो नुकसान उठाओगी। तुम्हें मेरी नाराज़गी का अंदाज़ा है और ना ही मेरी मुस्तकिल मजाजी का। जिस बात पर मैं एक दफ़ा अड़ जाता हूँ तो मनवाए बगैर नहीं छोड़ता हूँ। अन्ना ने बड़ी बेबसी और बेचारगी से उसे देखा। उसे रह रह कर उन लम्हों पर अफसोस हुआ जब अपने एहसासात और जज्बात पर कंट्रोल खोकर इस शख्स के सामने तुर्श हुई थी। वो इस शख्स को बताती भी क्या, वो खुद भी बेखबर थी कि वो कैसी सर्द जंग का शिकार है। उसके एहसासात और जज्बात किसी इंतशार की जद पर हैं। एक मामूली सी बात थी, बस शहवार से मुतल्लिक मामूली सा डिप्रेशन था। रियली? आप बार बार एक ही बात करके मुझे टॉर्चर मत करें, रंजीदगी से कहते वो ग्लास बॉल से बाहर देखने लगी थी। शहवार से मुतल्लक डिप्रेशन था तो भी बता दो, वजह क्या है? उसकी संजीदगी में जरा सा फर्क ना आया था। वो एकदम झंझला उठी थी। आपको आखिर मसला क्या है? मैं जैसा मर्जी रिएक्ट करूं, आपको तो कुछ नहीं कह रही ना। और फिर शहवार मेरी दोस्त है, दोस्तों की 100 बातें होती हैं, हर बात बताने वाली भी नहीं होती। झंझला कर कहते आखिर में वो खासी सख्त हो गई थी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि एकदम हाइपर होने की आखिर वजह तो कोई है ना। कोई भी इंसान बगैर किसी वजह के डिप्रेशन का शिकार होने से तो रहा। बाल की खाल उतारना तो कोई बस आपसे सीखे, बस कोई वजह नहीं। और ये क़यामत तक तय है कि अगर कोई माकूल वजह होती भी तो मैं आपको कभी ना बताती। उसने काफी नरूठेपन का मुजाहरा किया था। वो खासी देर तक बगौर देखता रहा। चलो, मुझसे ना सही, रोशी से तो जिक्र कर ही सकती थी ना। हाँ जरूर, अगर वाकई कोई वजह होती तो। वो बामुश्किल अपने मजाजो लहजे पर काबू पाते उस शख्स से मुसलसल होने वाली बहस को तहम्मुल से सह जाने पर मजबूर थी, वरना जब्त तो बार बार जवाब दे रहा था। प्लीज अब इस टॉपिक पर मजीद एक लफ्ज भी ना कहिएगा। इतने मशहूर कुन माहौल में आपने यही बोर्ड टॉपिक डिस्कस करना है तो मैं 1 मिनट की ताखीर किए बगैर उठकर चली जाऊंगी, चटकते लबो लहजे में कहते उसने वार्निंग दी थी। लहजा व अंदाज कतई संजीदा था। वलीद ने बगौर देखा और फिर असाब को ढीले अंदाज में कुर्सी पर छोड़ दिया। ओके, फिर हंस दिया। खैर, इस कदर खूबसूरत माहौल में कहने को अगर कुछ भी ना हो तो भी माहौल इंसान को इतना ट्रैप करने की सलाहियत रखता है कि मुझ जैसे खुश्क बोरिंग मजाज के हामिल इंसान के मुंह से तुम जैसी हसीन खातून से कोई लतीफ़ बात करने के लिए अल्फाज जारी हो जाएंगे। वैसे इस मशहूर कुन माहौल में इस बोर्ड टॉपिक के अलावा आप मुहतरमा और क्या सुनना पसंद करेंगी? बज़ाहिर बड़ी संजीदगी में बड़ी गैर संजीदा सी बात सुनकर अना वकार अहमद का दिल बेइख्तियार धड़क उठा और उसकी घनी दिलकश पलकों की झालर खुद ब खुद लर्जने लगी थी। आप भी बस, मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी। उसने अपनी भीगती हथेलियों को बाहम झकड़ा। यूं ही तो खैर कोई बात नहीं होती। तुमने कभी आज तक किसी इमारत को यूं ही बगैर पिल्लर के खड़े देखा है? अंग्रेजों के साथ एक तवील जिंदगी गुजारी है,
बड़ी लॉजिकल थिंकिंग का मालिक हूँ। तुम लाख मुझे बनाने की कोशिश करो मगर बनने वाला मैं भी नहीं हूँ। वलीद के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट का रक्स बड़ा दिल मोह लेने वाला था। अना को अपने कमजोर असाब पर काबू रखना मुश्किल होने लगा। इस शख्स की मुस्कुराहट कितनी जानदार और दिल मोह लेने वाली है। वेटर खाना सर्व करने लगा तो दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी और इस खामोशी में वो गैर महसूस अंदाज में उस शख्स के दिलकश चेहरे को तकती रही थी। खाना शुरू करो। उसे अपनी ही किसी सोच में मगन देखकर वलीद ने टोका तो वो झंझलाकर खुद को सरजनिश करते खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। एक बात कहूँ वली, उसकी ज़हनी रूह भटक चुकी थी। अब उसकी सारी तवज्जो गाहे बगाहे खामोशी से खाना खाते वलीद की तरफ थी। मसरूफ अंदाज में उसे देखा। उसके चेहरे की सुर्खी मांद पड़ गई। ये शख्स एक निगाह डालता है तो अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस होता है और अगर किसी दिन उसने नजर भर कर देखने की जुर्रत कर ली तो मैं तो मर ही जाऊंगी। उसने उसकी सवालिया निगाहों में देखा। आपको अपनी जिंदगी में आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर बेइख्तियार दिल ने चाहा हो कि काश उसके साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाए। बड़े धीमे और रुके रुके लहजे में वो पूछ रही थी। बज़ाहिर वो खाना खा रही थी मगर मुकम्मल तवज्जो उसकी तरफ थी जिसने उस सवाल पर बड़ा हैरान होकर उसे देखा था। इस अहमकाना सवाल का मतलब अना को अपना चेहरा बेतासुर रखना बड़ा मुश्किल हो गया। वो लब भींच गई। वो इस वक्त हैरत से उसे बगौर देख रहा था और अना को लग रहा था कि उसके वजूद से बस जान निकलने वाली है। बस यूं ही आपको देखकर पहला ख्याल तो यही आता है कि ना जाने कितनी मरती होंगी। वैसे भी सुना है फॉरेनर लड़कियां एशियाई मर्दों के हुस्नो जमाल पर बहुत मरती हैं, दीवानी हैं। अपने आप को बहाल करते उसने दिल की बात कह दी थी। इस कदर मशहूर कुन माहौल में ऐसी बचकाना बात वलीद का कहका बेसाख्ता और जानदार था। ओ माय गॉड, जबरदस्त, यानी सीधे लफ्जों में तुम मेरी वजाहत और हुस्न की बरमला तारीफ कर रही हो। पानी का घूंट भरते उसने छेड़ा तो वह बुरा मानकर चेहरा झुका गई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, आपने सीधे लफ्जों में जवाब नहीं देना तो मजाक भी मत उड़ाएं। उसे हकीकतन उसका मजाक उड़ाना बहुत बुरा लगा था। हजारों मरती थी मगर क्या करें, हमारे वालिद साहिब ने हमारे जहन में एक बात डाली थी, बेटा बाहर जाते हुए आंखें और दिल घर पर रख कर जाना। गैर संजीदगी से कहे जुमले को सुनते हुए अना का सारा वजूद कान बन गया था। क्या आपको कभी कोई पसंद ना आई? ना जाने उसे इतनी दिलचस्पी क्यों थी जानने की। अब ऐसी भी बात नहीं, बहुत सौ ने पेशकदमी की, कुछ बहुत अच्छी भी लगी मगर वारी किस्मत, बाबा साहिब के कायम किए गए असूल बहुत सख्त थे। अगर कहीं दिल अटका भी तो लगाने की नौबत ना आई। अंदाज हनूज गैर संजीदा था। अना मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा थी। क्यों? बहुत संजीदगी से पूछा था, जैसे दुनिया जहां में इससे अहम टॉपिक कोई ना हो। अगर उधर दिल लगा आते तो इधर आकर झक मारते। मादाम बाबा ने साफ वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि बहू उनकी पसंद और मियार की होगी और वो खुद मुंतखब करेंगे। बाबा की वार्निंग ने सब ख्वाब मलिया मेट कर दिए। अंदाज ऐसा था कि वो भी बेइख्तियार हंस दी। क्या वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी? उसके लहजे में बेपनाह इश्तियाक था। वलीद ने घूरा। क्यों? तुमने उसके हुस्न के मुतल्लिक कसीदा लिखना है? खाना खा लिया है तो फटाफट उठो। अना ने मुंह बनाकर सर झुका लिया। अपनी प्लेट में मौजूद खाना खत्म करते ही वो नैपकिन से हाथ साफ करते उठ खड़ी हुई। वो ऑफिस से निकल रहा था जब उसके मोबाइल पर हवेली से कॉल आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो मुस्तफ़ा बेटा? दूसरी तरफ ताबिंदा भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक A1। आप सुनाएं कैसे हैं और बाबा साहिब कैसे हैं? ताबिंदा बी की कॉल पर हैरत ज़दा होता गाड़ी में आ बैठा था। आज तक ताबिंदा बी को बराह रास्त उसके मोबाइल पर राब्ता करने की भी ज़रूरत ना पड़ी थी। ना जाने आज उन्होंने ये जहमत क्यों कर डाली। मैं ठीक हूँ, बाबा साहिब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने बताया तो हेडफोन सेट करते वो ठटका। क्यों, क्या हुआ?
हेड फोन कानों से लगाकर मोबाइल जेब में डालते कुछ तफक्कर से पूछते उसने गाड़ी के इग्निशन में चाबी घुमाई। तुम्हें पता हो, शायद वो अक्सर ख्वाब वगैरह के सिलसिले में परेशान रहते हैं। जब भी वो कोई ख्वाब देखते हैं तो वो कितने दिन तक गुमसुम अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। परसों रात भी कोई ऐसा ही ख्वाब देखा था, तब से वो कमरे में बंद हैं। उन्होंने बताया तो गाड़ी ड्राइव करते वो खासा चौंक गया। हाँ, जानता तो मैं भी हूँ, भला इन ख्वाबों की क्या हकीकत है? वो ऐसी कंडीशन में क्यों चले जाते हैं? कभी किसी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया? कभी किसी को बताया उन्होंने कि किस किस्म के ख्वाब आते हैं? वो पूछ रहा था कि उसके लहजे में उनके लिए तशवीश थी। शुरू में कभी कभार एक दो दफा रात में चीख कर डर कर उठ जाते थे, और जब ये सिलसिला चल निकला तो एक बार शाहजेब भाई उनको साइकेट्रिस्ट के पास शहर ले आए थे। साइकेट्रिस्ट ने सारी सिचुएशन और ख्वाबों की नोयत जानने के बाद यही कहा था कि उनके लाशऊर में उनकी ज़ात की एक बहुत बड़ी गिरा है जो खुलने में नहीं आ रही, और अब ख्वाबों का रूप धारे उन्हें परेशान करती है। उन्होंने मसलसल विजिट का मशवरा दिया था, मगर बाबा साहिब फिर दोबारा साइकेट्रिस्ट के पास जाने पर राजी ना हुए। पहले तो वो सिर्फ परेशान होते थे, अब तो खासे बीमार और एबनॉर्मल रिएक्ट करने लगे हैं, मगर इसके बावजूद किसी डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से मिलने पर राजी नहीं होते। ओ आई सी, ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है बुआ जी। उन्होंने कभी किसी को बताया भी नहीं कि उनके लाशौर में ऐसा क्या वाकया है जो अब इस तरह की सिचुएशन इख्तियार कर गया है? थोड़ा बहुत तो बताया ही होगा। नहीं, जब से इस हवेली में हूँ मैं देखती आई हूँ कि वो अपनी ज़ात में मगन रहने वाले और तन्हाई पसंद इंसान रहे हैं। भाभी बेगम और दीगर लोग भी बताते हैं कि वो शुरू से ही ऐसे हैं, अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो कई कई दिन तक सबसे कट कर अलग थलग हो जाते हैं और फिर खुद ब खुद नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल तब से है जब बाबा साहिब की सारी औलाद बहुत छोटी और कम उम्र थी। जितना अरसा वो बाहर रहे हैं ये सूरत हाल रही। पाकिस्तान में सेटल होने के बावजूद और तमाम बच्चों की शादियां कर देने बीवी की वफात के बाद तो वो तन्हा हो गए थे। भाभी बेगम बताती हैं कि वो शुरू से ऐसे ही हैं, उन्हें ज़मीन जायदाद से कोई दिलचस्पी ना थी। बड़े भाइयों की वफात के बाद बाबा साहिब जब ये जिम्मेदारी पड़ी तो उन्होंने ये जिम्मेदारी शाहजेब भाई पर डाल दी थी। इंटरेस्टिंग। मुस्तफ़ा के लिए ये सारी मालूमात खासी हैरान कुन थी। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। ऑफिस टाइमिंग खत्म होने के बाद घर जा रहा हूँ। तभी मैं कहूँ इतना शोर क्यों है? ड्राइविंग खुद कर रहे हो? उन्होंने अंदाजा लगाया। जी। अच्छा, बिजी हो फिर? तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जब घर पहुंच जाओ तो मुझसे राब्ता करना। आप अभी कहिए जो भी कहना है। नहीं, तुम ध्यान से ड्राइविंग करो, एक वक्त में दो काम अच्छे नहीं होते। घर जाकर कॉल करना। अल्लाह हाफिज। उन्होंने कॉल बंद कर दी तो कुछ सोचते मुस्तफ़ा ने भी हेडफोन उतारकर सामने डैशबोर्ड पर डाल दिया था। घर आकर सबने सबके साथ खाना खाकर वो अपने कमरे में आया तो ज़हन ताबिंदा बुआ की तरफ ही था। ना जाने उन्होंने ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी थी, वरना इससे पहले तो उन्होंने कभी इससे राब्ता करने की कोशिश ना की थी। कहीं शहवार ने बुआ जी को अयाज वाले वाक़ये से मुतल्लक बताया तो नहीं? एकदम उसका जहन उलझा। ना जाने अब ऐसी क्या बात थी, उसका जहन उलझ चुका था। दरवाज़ा बंद करते उसने हवेली के नंबर्स मिलाए थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से शायद कोई मुलाजमा थी। वालेकुम सलाम। बुआ जी को बुलाओ, कहना मुस्तफ़ा की शहर से कॉल है। जी, अभी बुलाती हूँ। वो होल्ड करके चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। 3-4 मिनट बाद बुआ जी की आवाज़ सुनाई दी तो वो फौरन एक्टिव हुआ। वालेकुम सलाम। घर आ गए? खाना खा लिया? उन्होंने पूछा था। जी। शहवार कैसी है? उनके सवाल पर उसके जहन पर कुछ देर कबल खाने की टेबल पर चुपचाप खाना खाती शहवार का अक्स लहराया। बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मुस्कुराकर उनकी तसल्ली करवाई। और बाकी घर वाले? उनके तमहीदी अंदाज से वो कुछ उलझा। सब ठीक ठाक हैं। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करना थी। ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुनना। जी ज़रूर।
تمہیں علم ہوگا کہ تمہارا پرپوزل شہوار کے لیے دیا گیا ہے؟ جی میرے علم میں ہے، میں نے کل بھابھی کو فون کر کے ہاں کہہ دی تھی، انہوں نے مزید کہا۔ جی میری نالج میں یہ بات بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ بیٹا شہوار اس رشتے پر خوش نہیں ہے، وہ ایسا نہیں چاہتی۔ اس کے انکار کے باوجود میں نے ہاں کہی ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا تو اس کا شک درست نکلا تھا، شہوار بے خبر نہ تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں اس پرپوزل سے انکار کر دیا تھا، مگر مجھے اس کا فیصلہ نہایت احمقانہ ہی محسوس ہوا تو میں نے توجہ نہ دی اور بھابھی بیگم کو ہاں کے لیے عندیہ دے دیا۔ اب وہ اس بات پر مجھ سے ناراض اور خفا ہے اور میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ وہ اس پرپوزل سے انکاری کیوں ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ رشتہ برابری کی سطح پر ہی اچھا لگتا ہے، میاں بیوی میں نام و نسب کا اعلیٰ درجے کا ہونا لازمی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ان میچ کپل ہے۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ ہم حویلی میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، کسی اور رشتے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب شہوار نے خود کہا ہے؟ انہوں نے قدرے توقف کے بعد پھر کہنے لگی۔ دیکھو مصطفیٰ، تم ایک سمجھدار اور قابل لڑکے ہو۔ شہوار کا کہنا ہے کہ تمہیں ایک سے بھر کر ایک لڑکی مل سکتی ہے جو تمہارے ساتھ انفٹ محسوس نہ ہوگی۔ مجھے تمہاری ذہانت، قابلیت اور معاملہ فہمی کا بخوبی ادراک ہے۔ اس حویلی نے ہم ماں بیٹیوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ عام بات نہیں ہے۔ میں شہوار کی ماں ہوں۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اچھے سے اچھے اور اعلیٰ گھر میں جائے، اس کا داماد ہر لحاظ سے اچھا اور قابل ہو۔ میں نے ماں بن کر فیصلہ کیا ہے، مگر اسے لگتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر تم سے اس کا رشتہ طے ہو گیا تو وہ ساری عمر اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی۔ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کر ان کی برابری کرنا، یہ بات اس کی ذات کو تکلیف دے رہی ہے۔ انہوں نے بیٹی کے تمام خیالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ اس نے پوچھا۔ انداز خاصا پرسوچ سا تھا۔ وہ شاید عادلہ اور دیگر لوگوں کی باتوں اور رویوں سے خوفزدہ ہے۔ عادلہ کی باتیں جو بھی بھابھی بتاتی ہیں وہ ایک طرف، شہوار نے مجھے آج تک محسوس نہیں ہونے دیا کہ عادلہ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، مگر عادلہ کے ساتھ میری جتنی بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ میرے با شہوار کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوگا۔ عادلہ اور طرح کے مزاج اور اعتبار کی مالک ہے۔ شہوار اس کی باتوں اور زبان سے بھی خوفزدہ ہے، اور شاید یہی سب سے بڑا خوف ہے جو اسے اس رشتے پر راضی نہیں ہونے دے رہا۔ مصطفیٰ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ یہ شاید نہیں، حقیقی بات تھی، مگر عادلہ بھابھی کو بنیاد بنا کر اس پرپوزل سے انکار کرنا اسے شہوار کی نیری بیوقوفی لگی تھی۔ وہ تو اسے اچھا خاصا عقل مند سمجھتا تھا، مگر اس وقت وہ اچھی خاصی بیوقوف ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو ہاں کہہ دی ہے اور میں اب اس فیصلے کو نہیں بدلنے والی۔ وہ بیوقوف سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیے بوا جی، یہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ ماں جی نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی اور میں نے بالکل ویسے ہی ہاں کہی جیسے کوئی بھی اولاد ماں باپ کے فیصلے کو اہمیت دے کر سر جھکا دیتی ہے۔ میں نے کم تر حیثیت، مرتبہ، دولت، جائیداد کے پیمانوں کو پہلے کبھی اہمیت دی تھی اور نہ ہی شہوار کے لیے رضامندی دیتے ہوئے دی تھی۔ میں نے صرف ایک بات دیکھی تھی کہ وہ ایک سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی، باشعور لڑکی ہے جو نہ صرف ہمارے خاندان کے تمام طور طریقوں کو جانتی ہے بلکہ خاندان کو یکجا رکھنے اور انہی اصول و روایات لیے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا ہنر رکھتی ہے۔ بوا جی، میں نے زندگی کا طویل حصہ امریکہ میں گزارا ہے۔ وہاں کی ٹپیکل سوچ اور خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ کا بخوبی جائزہ لیا ہے۔ میری سوچ عام لڑکوں جیسی ہوتی تو مجھے عادلہ بھابھی کی بہن کاشفا میں بہت کشش محسوس ہوتی، مگر اتنا عرصہ گھر خاندان سے دور رہتے اس کی ویلیو کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، اور شہوار ان تمام معیار پر بخوبی پورا اتر رہی ہے۔ رہ گئی مالی اور نسبی تعلق کی بات، تو اس کو میں نے پہلے بھی کبھی اہمیت نہیں دی۔
آپ نے جن حالات سے بھی مجبور ہو کر حویلی میں پناہ لی وہ ایک طرف، مگر ہمیں ہمیشہ یہ بات باور کروائی گئی کہ آپ اس حویلی کی بیٹی ہیں، ہم سب کے لیے قابل عزت اور مقدم، اور ہم سب نے آپ کو وہی مقام اور مرتبہ دینے کی کوشش کی جو حویلی کی ایک بیٹی کا حق تھا۔ ایسے میں شہوار کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہونا حیرت کی بات ہے، جبکہ ہماری طرف سے کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی۔ ہمیشہ اسے اس گھر میں عائشہ صبا جیسا مقام دیا گیا ہے۔ کچھ سوچتے سوچتے اس نے تفصیلی اپنے تمام احساسات سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے اندر یہ احساس اس قدر شدت سے کیسے پیدا ہو گیا ہے۔ میں بھی حیران ہوں۔ اب ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے بیٹا، تم ہی بتاؤ کہ کیسے معاملے کو سلجھاؤں۔ وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہی، کال ریسیو تک نہیں کر رہی۔ میں اس سے بات کر کے دیکھوں؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے فوراً ٹوکا، نہیں، وہ سمجھے گی میں نے تمہیں ساری بات بتا دی ہے، وہ ناراض ہوگی اور اس کی ایگو ہرٹ ہوگی، وہ سمجھے گی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں سب بتایا ہے۔ مجھے بس یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اپنے تئیں فیصلہ کر کے ہاں کہہ دینا، کہیں واقعی اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ مجھے تم پر پہلے بھی بھروسہ تھا، اب تمہاری باتیں سن کر تمام تفکرات ختم ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ سوچ کا ایک پہلو دیکھ رہی ہے۔ جب میاں بیوی کو ساتھ رہنے، زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے تو بہت سی غلط فہمیوں کا تدارک ہو جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ یقین مانو تم نے اپنے خیالات کا اظہار کر کے مجھے ایک حقیقی خوشی سے دوچار کیا ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، مطمئن رکھے، اور اب حویلی کا چکر لگائے گی تو خود ہی سمجھانے کی کوشش کروں گی، تم بس اس سے بات نہ کرنا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ بوا جی کے اس طرح اعتماد کرنے، تمام حالات ڈسکس کرنے سے اسے ایک حقیقی خوشی محسوس ہوئی تھی، یعنی بوا جی اسے بہت اچھی طرح اور گہرائی سے سمجھتی تھی، جب بھی تو اس کی رضامندی بھی کسی قدر محتاط اور سلجھے انداز میں معلوم کر لی تھی کہ اسے محسوس تک نہ ہونے دیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کن لوگوں کی وجہ سے ایسا ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس نے انہیں بھرپور تسلی دی تھی۔ مجھے صرف تمہاری طرف سے تسلی کرنا تھی۔ تمہارے خیالات جان کر شہوار کے تمام خوف باطل لگ رہے ہیں۔ اب تو تمہاری طرف سے میں مطمئن ہو گئی ہوں۔ اس قدر عزت افزائی کے لیے شکریہ۔ بیٹا خیال رکھنا، شہوار کو ہماری اس ٹیلی فونک گفتگو کا پتہ نہ چلے۔ وہ بہت حساس لڑکی ہے، فوراً انا کا مسئلہ بنا لے گی۔ انہوں نے ساتھ ہدایت خاص بھی کی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور تسلی دی تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو، ہزاروں کامیابیاں تمہارے نصیب میں آئیں۔ اس کی اس درجہ فرما برداری پر خوش ہو کر انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ آمین۔ بہت لمبی کال ہو گئی، اجازت دو، اللہ حافظ، انہوں نے کہا تھا۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے بھی کریڈل رکھ دیا گیا تھا، تو وہ کئی پل موبائل ہاتھ میں لیے پرسوچ نظروں سے تابندہ کی گفتگو کا تجزیہ کر کے شہوار کی سوچ اور رویوں کا پس منظر سوچتا رہا تھا۔